हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम प्रोफेसर विजय सालोंके। आज हम देखेंगे हमारे एक इंग्लिश के सैम्पल पेपर का पोएट्री सेक्शन। ओके, ऐसा सैम्पल पेपर कि जिसको सॉल्व करने के बाद में आपके इंग्लिश के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने प्रोज के बारे में, नो विल टॉक अबाउट पोएम्स। ओके दोस्तों, तो इसमें देखो पहला हम लोग ने प्रैक्टिस के लिए पोएम लिया हुआ है। आप लोग पोएम पढ़ के ही आपको आइडिया जाए कि पोएम कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान आप लोगों ने। ये पोएम है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, राइट। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो है ये एक मेटाफोरिक पोएम है। इसमें रोड मतलब हमारे लाइफ की जर्नी, ये उसका पीछे का मीनिंग है। तो हम लोग जैसे कि कोई भी पर्सन अपना लाइफ जीता है तो वो काफ़ी सारे बर्डन, एक्सपेक्टेशंस, लोड लेके जीता है, राइट। लेकिन इसमें जो राइटर जो है, जो नरेटर है, वो अपने लाइफ को अभी जीना चाहता है पूरा फ्रीली। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी को शुरुआत करने जा रहा हूँ बिल्कुल जोश के साथ, एकदम फ्री रिलैक्स माइंड से। आई एम रेडी टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ माई लाइफ। ये इस पूरे पोएम का थीम है, ठीक है दोस्तों। हम लोग इस पहले पोएम को समझेंगे और फिर बाद में उसके क्वेश्चन से देखेंगे। सो दे कैन अंडरस्टैंड कि कभी भी पोएम का क्वेश्चन से लिखने के लिए आपको पोएम समझना ज़रूरी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर ढूंढते हैं। ऐसे मत करो, थोड़ा सा पोएम को पढ़ लो एक बार फिर से अच्छे से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। Afoot and light-hearted I take to the open road, healthy free the world before me। अफूट का मतलब होता है क्या? अफूट का मतलब होता है मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ बिल्कुल रिलैक्स माइंड से मेरे जर्नी शुरू करने के लिए। मेरे सामने जो रोड है बिल्कुल ओपन है, मेरे सामने रोड, ठीक है। लाइफ का रोड जो है पूरा खुला है और मैं उस रोड पर अभी जर्नी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, और रोड भी कैसा है, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, मतलब मेरे सामने जो लाइफ है बिल्कुल फ्री है और मैं रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल इमेंसिपेटेड माइंड से अपना लाइफ में एंजॉय करने जा रहा हूँ। अभी मेरे लाइफ की जर्नी में शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है मुझे। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज, जहां मैं जाना चाहूँ उस रास्ते पर मुझे मेरा रास्ता लेकर जाएगा। हेंसफोर्थ का मतलब होता है दोस्तों आज के बाद, नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब के बाद, इसके बाद। आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, मतलब मैं बिल्कुल गुड फॉर्चून नहीं मांगूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गुड लक की, बड़ी तकदीर की, बड़े एकदम अच्छे नसीब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही गुड फॉर्चून हूँ। देखो यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, मतलब मैं खुद ही गुड फॉर्चून हूँ, मैं खुद ही अपनी तकदीर हूँ। मतलब यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पर नरेटर का, कि वो कहता है कि मुझे कोई गुड लक नहीं चाहिए, कोई वेल विश नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही वेल विश हूँ, मैं खुद ही अपना गुड लक हूँ। आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम माई गुड फॉर्चून। Henceforth I complain no more, मैं अभी बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल रोऊंगा नहीं, शिकायत नहीं करूँगा लाइफ से कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है, आई एम हैप्पी विद दैट, I am complacent with that. I do not want anything else apart from this. Whatever I have got, I am absolutely satisfied with it. मैं बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करूँगा। कोई देखो, ऐसा बोलने के लिए भी दोस्तों बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि इंसान ही ऐसा है कि जिसकी विशेष, जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो वांट्स है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग। लेकिन यहाँ बंदा क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बस मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, शिकायत नहीं करूँगा कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बिल्कुल कुछ ज़रूरत नहीं मुझे। पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, आई डो नॉट वांट एनीथिंग, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। अब बहुत सारी शिकायतें कर ली मैंने अब तक तो। लाइब्रेरी, जो भी जिम्मेदारियां हैं मेरे लाइफ में, काम धाम जो भी है। क्वेरलस क्रिटिसिज्म, मतलब कि शिकायतें लाइफ के बारे में, कंप्लेंट करना भगवान को कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इन सब के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है अब मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास में बहुत कुछ, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। उसके पास जो कुछ भी लिमिटेड चीज़ें हैं उसी से वो सेटिस्फाइड है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंड से और बिल्कुल एकदम संतुष्ट दिल से मैं अपने लाइफ का जर्नी जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ मैं इस ओपन रोड पर। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, मेरे लिए तो ये धरती ही काफ़ी यार, और क्या चाहिए। पूरी धरती मेरी है, पूरा आसमान मेरा है, तो और क्या मांगू मैं।
ऐसा बोल रहा है वो। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एंड एनी नियरर, मुझे मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं कॉन्स्टलेशन की। अब यहाँ पर जो है ना वर्ड कॉन्स्टलेशन, उस कॉन्स्टलेशन का मतलब दो है एक्चुअली। एक मीनिंग क्या है, गुड लक, गुड फॉर्चून, अच्छा लक। और एक मीनिंग में क्या है इसका, बड़े रिच इन्फ्लुएंशियल लोग, ऐसे लोग जिनकी ताकत बहुत है, जिनका पैसा बहुत है, जिनकी पहचान बहुत है, ऐसे बड़े लोग। तो वो क्या बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुड लक नहीं चाहिए, पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, एकदम इंप्रेसिव जो इनका ज़्यादा इंप्रेशन है लोगों में, जो ज़्यादा प्रेशर है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग मुझे नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं मुझे उनकी। मैं जो कुछ हूँ वो मैं काफ़ी हूँ मेरे लिए, ठीक है। बड़े लोग नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। वो बड़े लोग जो है, इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो बड़े लोग अपने लोगों के साथ में खुश रहेंगे, वो खुश होंगे, मुझे उनको अपने पास में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम बी विद देयर फ्रेंड्स, लेट देम बी विद देयर नियर वंस एंड डियर वंस, ठीक है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफिस, सफिस मतलब क्या, इनफ, काफ़ी, वो काफ़ी है, फॉर दोज वो बिलोंग टू देम, वो जो उनके है। वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, बड़े बड़े लोग, वो अपने लोगों के साथ बिजी होंगे, वो उनके लिए ही काफ़ी है, वो उनको उनके पास ही रहने दो, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, देखो क्या बोल रहा है अब यहाँ पर वो, मैं अपने साथ में कैरी करता हूँ मेरा डिलीशियस बर्डन। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, और फिगर ऑफ स्पीच आप लोग खुद पहचानेंगे कौन सा है वो। इसमें वो कह रहा है कि मेरे पास तो मेरा बर्डन ही काफ़ी है। बर्डन मतलब बोझ, और कैसा बोझ, वो किससे बोझ बोल रहा है मालूम है, अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने जो करीबी सगे संबंधी है, उन्हीं को बोलता है कि ये मेरा बोझ है, प्यारा बोझ, स्वादिष्ट बोझ, ऐसा बोझ कि जो मेरे पास में है तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। बोलते हैं टेढ़ा है लेकिन मेरा है, वैसा। तो इससे कि यहाँ पे बोझ भी कहा है उसने अपने पुराने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को, और साथ में क्या बोलता है वो, लेकिन वो मेरा है, बोझ है लेकिन वो मेरा है, मैं हैप्पी हूँ उनसे। मतलब यहाँ पर उसने दो अपोजिट चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ एक ही लाइन में। तो ये है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। पैराडॉक्स क्यों है, क्योंकि उसने यहाँ पर बोझ भी बोला है, बर्डन, और उनको डिलीशियस भी बोला है, मतलब टेस्टी भी बोला है। कैसा बर्डन, टेस्टी बर्डन, अच्छा बर्डन, अच्छा बोझ। मतलब दो अपोजिट चीज़ें यहाँ पर आई है, दो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आए हैं, मतलब ये है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई कैरी देम, मैं, मेरा ये जो बोझ है, मेरे जो दोस्त है, जो मेरे जो फ्रेंड्स है, मैन हो या वीमेन हो, मैं उनका अपने साथ में कैरी करता हूँ। मैं जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा लाइफ मुझे लेके जा रहा है, इन सभी को मेरे साथ में रखा हुआ है मैंने। और रियली आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, और मेरे लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है मेरे इस बोझ से, मेरे इस दोस्तों से मेरा पीछा छुड़ाना। मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता, ये एंड तक मेरे साथ में ही रहने वाले लोग, ठीक है। ऐसा कह रहा है वो, आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। मैं उनकी यादों से, उनके प्यार से पूरी तरह से भर गया हूँ मैं, और मैं भी मेरे उन दोस्तों को मेरी यादों से, मेरे प्यार से पूरा भर दूंगा। मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे बड़े लोग नहीं चाहिए, कॉन्स्टलेशंस लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये पोएम का उसका मीनिंग है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं मालूम पड़ा तो फिर से एक बार आप लोग वो वीडियो देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी। इसके तो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों अभी इसके नीचे। पोएम आप लोग को दो आता है बोर्ड के पेपर में, एक होता है कॉम्प्रहेंशन के लिए, एक होता है एप्रिसिएशन करने के लिए। तो फिर कॉम्प्रहेंशन वाले पोएम में नीचे क्वेश्चन देखो दिए यहाँ पर। एक है कंप्लीट द वेव डायग्राम अबाउट अ मैन सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ। अभी ये जो वेव डायग्राम जो दिया हुआ है, वो बंदा जो है अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है। तो लाइफ से सेटिस्फाइड क्यों है, क्या क्या है उसके लाइफ में कि जो सेटिस्फाइड है, पूरा संतुष्ट है। तो देखो, हाँ, अभी इसका वर्ड टू वर्ड आंसर देखने जाओगे ना तो ऐसे ढूंढो मत, नहीं मिलेगा आप लोग को। तो किसी बच्चे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको, इसका जो जीस्ट है, जो थीम है, वो मालूम पड़ना चाहिए आप लोगों को। इसके लिए कभी भी डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आंसर मत ढूंढो, इसके आपको वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर बंदा जो है, वो राइटर जो है, वो अपने जो लाइफ से क्यों हैप्पी है, ज़्यादा क्यों सेटिस्फाइड है वो, तो देखो उसके लाइफ में क्या है, हैप्पी हार्ट है उसके पास में, जो दिल है उसका वो खुश है। फिर बाद में कहता है ऑप्टिमिस्टिक इन ऑल सर्कमस्टांसेस,
जो भी सिचुएशन लाइफ में है उन सब सिचुएशन में वो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव सोच रख रहा है, वो नेगेटिवली सोच रहा है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा, हार जाऊंगा, थक जाऊंगा, सोच नहीं रहा है वो। जो भी है पॉजिटिव सोच रहा है वो कि हाँ मेरा काम होगा, मैं आगे जाऊंगा। ऐसी पॉजिटिव फीलिंग सब में होनी चाहिए। अ साउंड हेल्थ टू कैरी जर्नी ऑफ लाइफ, और उसके बाद में क्या है, जर्नी पूरा करने के उसके बाद में एक साउंड हेल्थ है। और साउंड हेल्थ तब होगा जब आपका पीस ऑफ माइंड आपके मन में होगा, आपके मन में होगा पीस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो उसके मन में है। इसके लिए उसका हेल्थ भी साउंड है, उसका हेल्थ भी अच्छा है। साउंड मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग है, अच्छा। करेज टू चूज अ पाथ ऑफ वंस ओन चॉइस, मतलब उसमें ये हिम्मत है कि उसके पसंदीदा रास्ता वो चुन सकता है, उसमें इतना करेज है। ठीक है, और ये सब चीज़ों की वजह से क्या है, वो अपने लाइफ के बारे में बहुत ही कैसा है, सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है। ठीक है दोस्तों, और हर एक बंदे में ये चीज़ होनी चाहिए। अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, 85 90 मिलना चाहिए, 95 मिलना चाहिए करके। उसके लिए बिल्कुल मत लड़ो। इतने इस चीज़ के लिए इच्छा रखो कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उस लेसन का, उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट का। कॉन्सेप्ट से लर्निंग करोगे तब जाके आप लोगों के मन में खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझा। मार्क्स इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन योर फ्यूचर, बट आपने कितना समझा है उसमें से वो ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कैसे होता है कि हम समझते बहुत कुछ है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। मतलब इसको तो ये तो नहीं कि हम लोग पूरा फेल है करके, तो इसके लिए रिजल्ट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपके फ्यूचर क्या है करके। बस आपके मन में फील होना चाहिए कि हाँ आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, वॉट एवर। कितना आया, 95 खुश, कितना आया, 35 आया खुश, वो फील करो। लेकिन 35 पर जिंदगी में रुको मत, 35 पर। वो 35 से आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में, उसके थोड़ा एफर्ट लगाते रहो। ठीक है, एंड इवन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द लाइन। आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मुझे मेरे नज़दीक कॉन्स्टलेशन नहीं चाहिए, बड़े लोग मेरा लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है बड़े लोगों की। या तो फिर मुझे गुड लक भी नहीं चाहिए, बहुत तकदीर अच्छी है, अच्छा लक हो गया उसका, इसके लिए उसको इतना पैसा मिल गया, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर द पोएट means to say that he doesn't want to have his life defined by the uncertainty of fate, of destiny। मतलब लाइफ में उसको ऐसे नहीं कि गुड लक आया लाइफ में तब उसका लाइफ अच्छा बना, जो गुड लक आएगा तो लाइफ अच्छा, और गुड लक नहीं होगा तो बैड लक होगा तो उसका लाइफ बुरा हो जाएगा। उसको वैसे अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। ठीक है, और वो डज नॉट बिलीव इन फेट, वो फेट में बिलीव ही नहीं करता, तकदीर में गुड लक बैड लक कुछ मानता ही नहीं है वो। एंड ही ऑल्सो डज नॉट वांट द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिज लाइफ, बड़े लोगों की उसको मदद भी नहीं चाहिए अपने लाइफ में। मतलब ना ही वो तकदीर की हेल्प मांगता है, ना ही वो बड़े लोगों की हेल्प मांगता है। मुझे वो नहीं चाहिए बोलता है, मुझे कॉन्स्टलेशन नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, जो कुछ भी मिला उसी से मैं खुश हूँ, ऐसा कहता है वो। ठीक है, अब ये देखो क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन क्या है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में आदत होती है कि पर्सनल रिस्पॉन्स है ना, मैं नहीं लिख पाऊंगा यार, क्या लिखूंगा इसमें, क्या आंसर लिखना है करके। तो याद रखो, जिंदगी में कभी भी पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन स्किप मत करना। ये आपका आंसर है, ये आपका रिस्पॉन्स है, इसमें राइट रॉन्ग की बात नहीं होती। ये कोई केमिकल इक्वेशन है, कोई ग्रामर है, कोई मैथ्स है, कोई अकाउंट्स नहीं जिसमें आपका जीरो आ जाएगा तो फिर उसमें कट हो जाएगा। उसमें राइट रॉन्ग नहीं होता। इसमें बस आपका आंसर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रखो आंसर। उसके बाद में जो भी आपके मन में ख्याल आएंगे उस टॉपिक को लेकर उसको लिखो वहाँ पर, कुछ भी 3-4 लाइन, आपको उसमें पक्का मार्क्स मिलना ही मिलना है। 2 में से 1.5 1 आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट नेवर स्किप। ऐसे कभी नहीं होता कि बच्चे ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन पॉजिटिवली, उसको मार्क्स नहीं मिले। वॉट एवर कम्स टू योर माइंड अबाउट द टॉपिक। अब से ये टॉपिक क्या है, लाइफ का रोड, जिंदगी का जो रास्ता है उसके ऊपर ना, तो you can write anything whatever comes to your mind, that life is like a road, we walk on this road and sometimes we become successful, sometimes we don't become successful, लेकिन हम लोगों को we have to walk on this road, it is our duty, it is our life, one must not get disappointed or disheartened by the journey or the problems, we should keep walking। तो ये आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करना है, वहाँ पर जो भी आएगा टॉपिक के बारे में 4 लाइन लिख दो, आपको उसके मार्क्स पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो उसको स्किप मत करना है बिल्कुल। द पोएट इज अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल इनहिबिशंस। इनहिबिशंस का मतलब क्या है, उसके लाइफ में कुछ भी मन में संकोच नहीं है,
उसके मन में कोई भी रिलेक्टेंट नहीं है, मतलब बंदा वो कि अरे क्या करूँ, कैसे होगा, क्या होगा, उसके मन में कोई भी संकोच, कोई भी हिचकिचाहट उसके मन में नहीं है। इनहिबिशंस का मतलब क्या है? संकोच, हिचकिचाहट, ठीक है, रिलुक्टेंस। तो उसके मन में कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री माइंडेड है वो। एलॉबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। फ्रीडम इज द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम। इसका मीनिंग क्या है, थीम क्या है पूरा पोएम का? फ्रीडम। द पोएट एनकरेजेस द रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स। वो रीडर्स को एनकरेज करता है कि भाई अपने आप से सच्चे रहो, अपने आप से रियल रहो, लिव फ्रीली, जो भी लाइफ जी रहे हो फ्रीली लाइफ जियो, एंजॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का जो फ्रीडम मिला है उसको एंजॉय करो। Although our life is not free from obligations and troubles, ये बात तो सच है, लाइफ कोई सारी मुसीबतों से और बाधाओं से फ्री नहीं है, लाइफ में तो तकलीफें हैं। There is no one in the world who does not have any kind of obstacles or problems in his life. There are obstacles, there are problems, there have to be problems in your life. Do not expect the life to be smooth like a cakewalk. You cannot become a good driver if you do not have traffic on the road. You cannot become a good pilot if you do not have wind in the air. You cannot become a good doctor if you do not have critical cases for the practice. तो इसके लिए लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए से मत बोलो, प्रॉब्लम उल्टा लाइफ में होने चाहिए, so that you can learn so many different things. तो लाइफ में प्रॉब्लम तो होना ही है। माना लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लाइफ में जिम्मेदारियां हैं, लोगों की जिम्मेदारी पूरी करनी है, हम लोगों को अपेक्षाएं हैं लोगों को हमसे, वो पूरा करना है, तकलीफें लाइफ में, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी लाइफ में फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इंकरेज करता है हर एक बंदे को अपना लाइफ फ्रीली जीने के लिए। ये उम्मीदों को लेकर आगे आपको बढ़ना है, उम्मीदों को प्रॉब्लम मत समझो, उसको अपने एक लाइफ का पार्ट समझ के आगे बढ़ो, तब जाके यू विल एंजॉय योर लाइफ इन ट्रूएस्ट सेंस। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मीनिंगफुल पोएम है, इसको सिर्फ पोएम के लेसन के लिए मत पढ़ो, इसका एक्चुअली में इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस देखो क्या है, एक्सप्लेन द मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रोड यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में रोड को है ना एक मेटाफोरिक टर्म में उसको यूज किया गया है, एक्चुअली इसमें रोड बोला गया है। रोड का एक्चुअल मीनिंग में क्या है, रोड का लिटरल मीनिंग भी है रोड, और एक मीनिंग में क्या है इसका, लाइफ का जर्नी, लाइफ को भी रोड कहा गया है। ठीक है, हम रोड पे चल रहे मतलब हम लोग लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, रोड पे चलने के टाइम में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती है, वैसे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफें आती है। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। देखो ना क्या लिखा हुआ, द रोड रिफर्ड टू इन दिस पोएम हैज बोथ लिटरल एज वेल एज फिगरेटिव मीनिंग्स। It also refers to the journey of life in its figurative sense. इस पोएम में जो रोड जो रिफर किया गया है उसके लिटरल मीनिंग भी है, रोड वो भी मीनिंग है, और उसका और एक मीनिंग क्या है, फिगरेटिव मीनिंग क्या है उसका, कि लाइफ का जर्नी। ठीक है, द पोएट सेलिब्रेट्स द रोड एज अ मेटाफोरिक स्पेस ऑफ फ्री स्पिरिट वेयर पीपल कम टुगेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। लोग अपना स्टेटस भूल कर, एक दूसरे के जितने भी डिफ्रेंसिएशन है, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, सब भूल कर एक साथ आते हैं, इस रोड पे आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये इसके पीछे का मीनिंग है, मेटाफोरिक फिगर्स पीछे यहाँ पर। ठीक है, पोएटिक क्रिएटिविटी देखो क्या है, हाँ ये मुझे बताना था आप लोगों को, इसको लेकर बच्चे लोगों के मन में बहुत फियर होता है कि अरे यार पोएटिक डिवाइस करना है, पोएटिक कंपटीशन करना है, खुद के 4 लाइन लिखने हैं पोएम्स के, हम लोगों को उसके लिए पोएट बनना पड़ेगा, लिरिसिस्ट बनना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक कोई भी कॉमन पर्सन कुछ समय के लिए ये 2 नंबर पाने के लिए कवि बन सकता है, लेकिन सर हम लोग का पोएम इतना अच्छा बनता नहीं है, लास्ट के वर्ड वो मैच होते नहीं है, राइमिंग वर्ड्स आते नहीं है, जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसे सनम सनम आएगा करके, हम लोग को इतना जमता नहीं है, बट फ्रेंड लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स। देखो एक बॉलीवुड में एक सॉन्ग आया था काफ़ी समय पहले, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है लौटा दो। तो यू विल से व्हाट, ये सॉन्ग था, ये सॉन्ग ही था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है लौटा दो। सर लेकिन ये तो कुछ सेंटेंस लग रहा है, कोई तो से कोई सामान मतलब कुछ, ये क्या है ये। तो दोस्तों ये भी एक सॉन्ग था,
इनफैक्ट ये नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग था, लेकिन आप लोगों को दिल को छू नहीं गया ये। लेकिन जब कोई दूसरा सेंटेंस जैसे बोलूँगा, जैसे कि नज़र नज़र में हाल दिल का पता चलता है, नज़र नज़र में हाल दिल का पता चलता है, आप हम पे है फिदा साफ पता चलता है। तो ये जो है ना, ये आपको मैंने पहले वाले में भी बताया था, सेम इसे बता रहा हूँ मैं। तो इसके वजह ये है क्योंकि ये जो लाइन है ये आपके दिल को छू गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको हर लाइन दिल को छू जाए। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी पोएम की हर लाइन जो है वो आपके पेपर चेक करने वाले को दिल को छू जाए। आपने कोई भी टॉपिक से जुड़ा हुआ 4 लाइन लिख दिया ना, बस जरूरी कि उसके लास्ट के वर्ड मैच हो करके राइम स्कीम नहीं रहेगा, चलेगा। फ्री वर्स वाला पोएम लिखा है मैंने, ऐसा हो सकता है उसके पीछे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके हर एक वर्ड एकदम इंप्रेसिव लगे, एकदम ब्यूटीफुल लगे, पोएटिक लगे, कोई ज़रूरी नहीं है। टॉपिक देखो, टॉपिक क्या दिया उन्होंने, टॉपिक से जुड़े कोई भी 4 लाइन बना के लिख दो, आपको उसके पक्के मार्क्स मिलेंगे, 1 या 1.5। ठीक है, आई गिव यू माई वर्ड। देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोज 2 or 4 लाइन्स ऑन द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज। रास्ता जो मेरा कॉलेज की, जो मेरे कॉलेज की ओर जाता है, उसके ऊपर 4 लाइन लिखो। कुछ भी लाइन मन में आकर लिख दो 4, लेकिन लिखो जरूर। देखो, हाँ, द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज, अ बैग ऑफ बुक्स प्रेसेस हेवी ऑन माई शोल्डर, द सन बर्न्स ब्राइट ऑन माई फेस, वाई डू आई ट्रेवल सो फार इन सच पेन। यहाँ पर क्या नहीं है, ये फ्री वर्स वाला पोएम है, इसमें कोई भी क्या नहीं है, इसमें राइम स्कीम नहीं बन रहा है, ए बी बी सी सी नहीं बन रहा है, राइमिंग वर्ड इसमें है ही नहीं, मतलब फ्री वर्स वाला पोएम है, सिंपल। कैसा पोएम लिखा है ये, ठीक है। मतलब आप लोगों को कुछ भी आएगा टॉपिक से जुड़ा हुआ लिख दो, पक्का मार्क्स मिलेगा, आपको याद रखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, इसको भी लिखो जरूर, इसको कुछ भी। अब देखो अगला क्या है, एप्रिसिएशन। आप लोग को पोएम पढ़ना है और पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम में जाकर एप्रिसिएशन बना के लिखते हैं, वो गलती जिंदगी में मत करना। एप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है जो पहले एडवांस में लर्न करके रखो और एग्जाम में चिपका कराओ, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि यू विल नॉट बी एबल टू राइट द एप्रिसिएशन ऑन द स्पॉट, यू कैन डू दैट, बट उसके इतने इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप पहले से तैयार करके जाओगे उसका पड़ेगा, ठीक है। देखो ये उसका पोएम है और ये उसके पॉइंट्स है, इन पॉइंट पर बेस आप लोगों को एप्रिसिएशन लिखना है। देखो ये कौन सा पोएम है, व्हेन आई हैड मनी, देखो मनी वाला पोएम है ये, ठीक है। तो फिर मनी पोएम जो है उसके अंदर के ये पॉइंट दिए हुए हैं, अभी ये आप लोगों को जरूरत नहीं बताने की, एक्सप्लेन करने की, बस ये देखो यहाँ पर क्या है, अबाउट द पोएम सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ठीक है। पोएम के बारे में लिखना, थोड़ा सा पोएट के बारे में लिखना है, यहाँ पर पोएट आना चाहिए, एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ पे पोएम हो गया, इट शुड बी पोएट हियर। पोएट के थोड़ा लिखो, पोएट के बारे में, वो कहाँ से है, क्या उसका निक नेम क्या है, पेन नेम क्या है, उसका स्टाइल कैसा है राइटिंग का, वो लिखना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर टाइटल जो दिया पोएम को वो कैसे इसके लिए परफेक्ट मैच हो रहा है वो लिखना है। फिर बाद में द फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम कौन सा उसके अंदर, सिग्निफिकेंस क्या है पोएम का वो लिखना है। पोएटिक डिवाइस मतलब उसमें क्या है, उसमें कौन सा फिगर उस पर यूज़ हुआ है, राइम स्कीम क्या है उसके अंदर, वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। फिर बाद में इसमें मैसेज क्या दिया इस पोएम में से, स्पेशल फीचर कौन सा है, बाद में आपका ओपिनियन क्या है, इस तरह से ये पॉइंट होने चाहिए। लेकिन हर एक पॉइंट लिखते जाओगे ना, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो इसके लिए क्या करो, एक लर्न करके उसका अप्रिसिएशन एग्जाम में वही लिख दो, वो बराबर पॉइंट आगे पीछे होते चलता है, कोई टेंशन नहीं उसके बारे में। अब ये देखो, हाँ, मनी पोएम का, द पोएम मनी इज कंपोज्ड बाय विलियम एच डेविस। मनी पोएम जो है वो विलियम एच डेविस ने कंपोज किया हुआ है। ये बंदा जो है वो स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए ट्रैम्प। इस बंदे ने अपने लाइफ का काफ़ी समय तो इसने ना ट्रैम्प बनकर ही बिताया। ट्रैम्प मतलब क्या, ऐसा आदमी जिसके पास कोई भी काम नहीं है, जॉबलेस, उसको बोलते हैं ट्रैम्प, डेड बीट बोलते हैं, मतलब कोई काम धाम नहीं, यहाँ वहाँ घूमने का, ऐसा वेगा बॉन्ड के जैसा लाइफ जीने का अपना, वैसा उसने लाइफ जिया नरेटर ने काफ़ी समय तक। बाद में उसने ही बिकेम अ पेडलर, देखो बाद में पेडलर ही बना वो। पेडलर मतलब क्या है, ऐसा बंदा कि जो कोई भी चीज़ इलीगली बेचता है, जैसे कि कोई भी टॉक्सिक चीज़ें होती है जिसको आप बैन है लीगली, उनको बेचता है ना, उससे बोलते हैं पेडलर। थोड़ा सा उसने थोड़ा वो भी काम किया बंदे ने। फिर बाद में क्या है, स्ट्रीट सिंगर बना बाद में वहाँ पर वो इंग्लैंड में। उसके बाद में आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सच अ वंडरिंग लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, इस तरह से भटकता हुआ लाइफ काफ़ी समय तक जीने के बाद,
ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम, उसने अपना पहला वॉल्यूम पब्लिश किया ये पोएम्स का। दिस पोएम टेल्स अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। ये इस पोएम में ऐसे रिच पर्सन के बारे में कहा गया है कि जो अपने लाइफ में रियल हैप्पीनेस ढूंढना चाहता है, और रियल हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए वो गरीब बनना चाहता है। क्योंकि वो रिच है तो उसको उतनी खुशी नहीं मिल रही है जितना उसे लगता है कि वो गरीब बनने के बाद उसे उतनी खुशी मिलेगी। देखो, हाँ, वेन वी डू नॉट हैव मनी और वी हैव लॉस्ट अ मनी वी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट द मनी इज। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो फिर पैसा हम लोग पूरा खो देते लाइफ का, उसके बाद मालूम पड़ता कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब जब आपके पास में पैसा था तब आपके सारे नकली फेक फ्रेंड्स आपके पास में आए थे दोस्ती जताने के लिए। अरे भाई कैसा है, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग, चाय पिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, अरे घर पे आओ भाई खाना खाने के लिए, भाभी जी बुला रही थी खाना खाने के लिए। सारे रिश्ते नाते सब उनको उस टाइम याद आ जाएंगे, बिकॉज यू हैव मनी। इफ यू डू नॉट हैव मनी, नोबडी विल टॉक टू यू सो अफेक्शनेटली एक्सेप्ट फ्यू रियल फ्रेंड्स, फ्यू रियल पीपल। पैसा है तब तक आपके बारे में सब पूछताछ करेंगे, कैसे हो, क्या हो, खाना पीना खाया कि नहीं, कभी घर पे आए करो यार। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होगा तब मालूम पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में कितना लोग लाइक करते हैं करके। ठीक है, तो ये इसके पीछे का काफ़ी अच्छा पोएम है। तब मालूम पड़ता है मनी का इंपॉर्टेंस क्या करके। At the end of the poem, the poet says that now he doesn't have money, but he has true friends, though they may be few. वो बोलते कि अब मेरे पास पैसा तो नहीं मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में दोस्त है लेकिन कम है, कम दोस्त है, लेकिन वो रियल दोस्त है, असली दोस्त है, नकली दिखावटी मुखड़े वाले चेहरे दोस्त नहीं है। और वो अपने जो दोस्त मेरे पास में आ साथ में है मेरे बिना पैसे के, वो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, द पोएम ब्रिंग्स आउट द इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन पीपल्स बिहेवियर। इस पोएम से ना लोगों के लाइफ पर पैसे का क्या असर पड़ता है इस पोएम में बताया है दोस्तों। व्हेन अ मैन पजेसेस मनी, मनी फॉल्स, फ्रेंड्स गैदर अराउंड हिम। देखो क्या होता है, मेनी मतलब क्या, बहुत सारे गलत लोग उसके आजू बाजू में जमा हो जाते हैं, अपने बंदे के बाजू में, जिसके पास पैसा होगा उसके अगल बगल में बिना जान पहचान के कभी कभी लोग आ जाते हैं। अरे कैसे हो भाई, आप पहचानोगे भी नहीं उसको, बट ही नोज यू बिकॉज यू हैव मनी। ठीक है, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ चाइल्ड विद अ ट्रम्पेट, बट ही इज नॉट अलाउड टू ब्लो इट फॉर देयर हैज बीन अ डेथ। देखो, इस पोएट क्या बोलता है कि उस समय ना मेरी हालत ऐसी हो जाती है, जिसके पास पैसा है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसे कहा गया है, देख भाई तेरे को यह ट्रम्पेट दिया बजाने के लिए, मतलब भोपू बजाने वाला, वो बच्चों को देता है ना, वो मेले में जाने के बाद में पै 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 बजाते वो, तो वो दिया हुआ है उसको। लेकिन कहा गया है कि भाई इससे बजाना मत है बेटा, डेथ हुआ है ना इसके लिए, यहाँ पर सब दुख का माहौल है, बजाना मत करके। अरे फिर देख फ़ायदा ही क्या फिर उसका, वो बच्चा क्या जानता है उसका मतलब दुख हुआ है तो बजाना नहीं करके। उसी तरह से लाइफ में इन नकली फ्रेंड्स का है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ काम के नहीं है। वैसे ये तो दिया तो है बजाने के लिए ट्रम्पेट, बजाने को अलाउड नहीं है, ऐसा हो गया है, वैसे हल हो जाती है, बोलता है वो। द पोएट makes use of simile again, as a poor man's wife is described as a humming bee busily like a bee। देखो यहाँ पर जो गरीब बंदा जो है उसकी लाइफ की कंपेयर किया हुआ है किससे, बी से। जैसे कोई मक्खी जो होती है वो कैसे गुनगुनाती है, मधुमक्खी अपना काम करते दिन भर गुनगुनाती, गुंग 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 गुंग, सब जगह से वो अपने वो शहद जमा करती है फूलों से, लेकिन आवाज़ करती रहती है। वैसे उन गरीब लोगों की बीवियाँ भी क्या करती है, चुपचाप अपना गाना गाते हुए कि सजना है मुझे सजना के लिए, गाना गाते 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 वो लोग अपना काम करते रहते हैं। और वो रियल हैप्पीनेस है जो गरीब लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी बड़ी होती है, बड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भिखारी बन जाओ करके, बी अ मिडिल क्लास पर्सन हु कैन एंजॉय हिज और हर लाइफ, ऐसा है। द पोएट एम्फसाइजेस दैट नॉट हैविंग मनी नेवर मीन्स द लैक ऑफ हैप्पीनेस। वो बोलता है कि
पैसा न होना इसका मतलब ये नहीं कि हैप्पीनेस नहीं करके, पैसा नहीं है मतलब हैप्पीनेस ऐसे नहीं है, उल्टा इनफैक्ट पैसा नहीं है तो आपके पास में हैप्पीनेस है, देखा जाए तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। द पुअर मैन इज एबल टू लाफ बट अ रिच मैन बिकम्स एंग्री। गरीब उल्टा है, लाइफ को एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, और अमीर आदमी क्या करता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो देखा जाए तो बात बात पर। द पोएट हैज मेड यूज ऑफ five four-lined stanzas with the uniform rhyme scheme of A, B, C, D throughout the poem. The poet has made use of 4 5-line stanzas with the uniform rhyme scheme A, B, C, D throughout the poem. Poet ने क्या किया हुआ है, ABCD का rhyme scheme यूज किया हुआ है। He repeats the word money to stress the fact that money is unnecessarily given undue importance by man. पैसे को बेवजह का इंपॉर्टेंस दिया गया है। He wants to suggest that money cannot bring happiness. ये पूरे पोएम का थीम है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद में आपको डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इट हैज़ एवरीथिंग। इसमें पोएट के बारे में भी लिखा हुआ है, इसमें टाइटल का इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है, साथ साथ इसमें पोएम का मैसेज क्या है वो भी बताया गया है, राइम्स की में फिगर ऑफ स्पीच है, आपका ओपिनियन क्या है, सब लिया गया है। डेफिनेटली आपको मार्क्स देने ही देने एग्जामिनर को, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड, और इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई गिव यू माई वर्ड।